साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्थान है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट के पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और इसके शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इस पूरे टेस्ट में जो प्रश्न है वो आपके अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष और जनगणना नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था या व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि फर्म है, उपभोक्ता, श्रम आदि से जुड़े विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें फर्म, श्रम ये आ जाएंगे। परंतु जबकि विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का सामूहिक अध्ययन जो होता है जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, उत्पाद हो गया, बेरोजगारी, ये आदि जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के तहत या माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाएगा। तो सी ऑप्शन। अगला है आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से कथन असत्य है। तो देखिए, पहला, आर्थिक समृद्धि एक गुणात्मक अवधारणा है जबकि आर्थिक विकास एक परिमाणात्मक है। तो यहाँ पर ये कथन जो है गलत है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक परिमाणात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। और आपका जो आर्थिक विकास वो आपका गुणात्मक अवधारणा है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है, इसलिए आपका पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, आर्थिक विकास को प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो देखिए, आर्थिक विकास जो है एक गुणात्मक अवधारणा है जिसमें परिमाणात्मक पहलुओं के साथ गुणात्मक परिवर्तन जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि मुद्दों को भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो ये जो दूसरे में लिखा है ये आर्थिक विकास के बारे में नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जिसमें सिर्फ आर्थिक पहलू जैसे प्रति व्यक्ति उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, इसमें परिवर्तन को मापा जाता है। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं। सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मापन का तरीका नहीं है। तो आय विधि, व्यय विधि, मूल्यवर्धन विधि ये सभी हैं, परंतु निवेश विधि इसके तहत नहीं आता है। तो देखिए, तीन तरीके मुख्यतः अपनाए जाते हैं जीडीपी की गणना के लिए, आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धन विधि, निवेश विधि नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है वो सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें दी गई हैं। पहला, चौथी पंचवर्षीय योजना महालानोबिस का क्षेत्रीय मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती का प्लानिंग मॉडल। तो यहाँ पर देखिए, जो महालोबिस का जो क्षेत्रीय मॉडल है ये इससे संबंधित नहीं है। एक सेकेंड, देखिए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे के ओपन कंसल्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। तो आपका पहला वाला गलत है और आपका दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। ये सही है। तो यहाँ पे केवल तीन अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा, नांगल बांध और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। तो ये जो प्रथम आपकी पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनको क्रियान्वित किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन कौन सा है। तो इसकी स्थापना नियोगी समिति की अनुशंसा पर 1950 में की गई थी। नहीं, इसकी स्थापना नियोगी समिति की अनुशंसा पर तो की गई थी, परंतु 1952 में की गई थी। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अंतिम संस्तुति प्रदान की जाती है। अब देखिए, योजना आयोग नहीं है, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग की स्थापना से पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था, जिसे अंतिम संस्तुति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती थी। तो तैयार जो है योजना आयोग करता था और उसको संस्तुति कौन करता था, वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। तो ये कथन भी गलत है। तो दो के दोनों गलत हैं, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग की सदस्यता के संबंध में क्या सही नहीं है।
पहला, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें होते हैं, सही है। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के अधिकतम 3 सदस्य होते हैं, नहीं, अधिकतम 2 सदस्य होते हैं, 3 नहीं होते हैं। तो बी वाला आपका सही नहीं है। सी, भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष व्यक्ति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति होती है, सही है। प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ये भी सही है। आगे बात करते हैं, भारत में केंद्रीकृत नियोजन के पूर्व गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत किया गया था श्रीमन नारायण के द्वारा, श्रीमन नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब और कब प्रस्तुत की गई थी? 1944 में प्रस्तुत की गई थी। जबकि जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना और एम.एन. राय ने जो है 1945 में पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा नहीं जारी किया जाता है? तो देखिए, नीति आयोग के द्वारा जो है आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, परंतु स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इसके द्वारा नहीं जारी किया जाता है। इसको जो है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा लॉन्च या जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, इसका विकास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था, ये सही है। इसे UNDP द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। यह सूचकांक 3 चरों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है, ये भी सही है। भारत ने पिछले 2-3 वर्षों में अपने HDI मूल्य में लगातार सुधार दर्ज किया है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की है। 2019 में भारत का HDI मूल्य जो था वो 0.645 था, 2020 में घट करके 0.642 हो गया और 2021 में घट करके 0.633 हो गया। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुयामी निर्धनता सूचकांक MPI के संबंध में क्या असत्य है? तो पहला, इसे UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित किया गया है, ये कथन सही है। इसे सर्वप्रथम 2011 में जारी किया गया था, ये कथन गलत है, क्योंकि 2011 में 2010 में जारी किया गया था। तो बी वाला आपका सही नहीं है। इसमें 3 आयामों के अंतर्गत कुल 10 सूचकांक शामिल हैं, सही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर के तहत। भारत में नीति आयोग बहुयामी निर्धनता सूचकांक के लिए नोडल इकाई है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इसे ना ही विश्व आर्थिक मंच, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ना ही विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसे अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, UNCTAD अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व भुखमरी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसमें अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, विदेशी पर्यटकों द्वारा किए जाने वाला व्यय, घिसावट, इन सभी को शामिल किया जाता है, परंतु इसमें पूंजीगत लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। तो डी वाला अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की रियल GDP का आकार कितना रहा है? तो ये जो है 157.6 लाख करोड़ रुपए रहा है, 157.6 लाख करोड़ NSO द्वारा जनवरी 2023 में जो अनुमान जारी किए गए हैं उसके अनुसार, और इसका आधार वर्ष जो रहा है वो 2011-12 रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? तो ये आपकी ना ही दूसरी, ना ही तीसरी, ना ही चौथी, कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो डी ऑप्शन, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 अपनी मतलब चलना था, तो अपनी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व मतलब 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। और यह योजना DP धर मॉडल पर आधारित थी, जिसकी मुख्य प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? तो देखिए, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान हुई है? तो 40वां, भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है, और इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को है, दूसरे पे USA है, तीसरे पे स्वीडन है, और इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो देखिए,
SCR का इस्तेमाल होता है, प्रति व्यक्ति औसत आय का होता है, भोजन में कैलोरी का होता है, परंतु साक्षरता का इस्तेमाल नहीं होता है। तो डी वाला। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में काम ही नहीं है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के तैयार, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होने के कारण जॉब से निकाल दिया जाता है, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? तो इसे जो है घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाएगा। घर्षण जनित बेरोजगारी, इस प्रकार बेरोजगार हुए लोग कंप्यूटर सीखकर दोबारा नौकरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वे कंप्यूटर नहीं सीख लेते हैं तब तक बेरोजगार ही कहे जाएंगे। बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो किस प्रकार की? शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है। शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्य कुशलता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किंतु उनको उनकी अपनी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता तथा वे बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स किसकी पहल है? ऑपरेशन ग्रीन्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है। यह फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतों में व्याप्त अस्थिरता को कम करने हेतु ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर प्रारंभ की गई 500 करोड़ रुपए की परियोजना है। सरकार ने परियोजना के आरंभ में 3 मुख्य सब्जियों टमाटर, प्याज और आलू, ध्यान रखिएगा, टमाटर, प्याज और आलू, TOP कहते हैं इसे, ठीक है, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, TOP पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। आगे बात करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसे 2006 में पारित किया गया, लेकिन ये 2011 में लागू हुआ। पारित 2006 में होता पर लागू 2011 में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है भगवती समिति का गठन किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है आपका बेरोजगारी से है। इसका गठन 1973 में बेरोजगारी की माप प्रस्तुत करने में बेरोजगारी से निपटने हेतु उपाय सुझाने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं। बताना उपयुक्त समितियों में से कौन सा ऐसे भारत में गरीबी मापने के लिए गठित किए गए हैं? तो इसमें देखिए वाईके अलग समिति जो है इसका गठन 1977 में होता है। लकड़वाला समिति का 1979 में, और सुरेश तेंदुलकर समिति का 2005 में, और सी रंगराजन 2012 में। ये सभी समितियां जो हैं भारत में गरीबी मापने से संबंधित रही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्रम भी याद रखिएगा। वाईके अलग समिति सबसे पहले है, इसके बाद आपका लकड़वाला समिति, फिर सुरेश तेंदुलकर और फिर सबसे लास्ट में रंगराजन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए लॉरेंज वक्र आय में विषमता को दर्शाता है, सही है। गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 एवं न्यूनतम मान 0 होता है, भी सही है। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक बताया था। नहीं, इन्होंने कैलोरी के हिसाब से नहीं बताया था, रुपए के हिसाब से। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 27 रुपये, ग्रामीण के लिए 27 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च बताया, जबकि 2400 और 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करना वाईके अलग समिति की रिपोर्ट में बताया गया था। तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है, जबकि सी रंगराजन समिति का गठन योजना आयोग ने 2012 में किया था, ये सही है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक है, जिसकी रचना इन्होंने 1936 में की थी। आगे बात करते हैं। मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं? मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से, तो इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि भारत में लैंड होल्डिंग के आधार पर किसानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो किसानों को कुल 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए 4 वर्ग कौन से? पहला सीमांत कृषक, ये कौन होते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, और लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले, मध्यम 2 से 10 हेक्टेयर भूमि वाले, और बृहद कृषक 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में संपूर्ण देश में प्रारंभ किया गया, सही है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल को उत्पादित करने की लागत शून्य होती है, जिसमें फसल को उत्पादित करने की लागत जो है वो शून्य होती है। तो ये सही है, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे 3 कथन है, तो देखिए पहला, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, तो ये आपका सही है, CACP की। दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये गलत हो गया दूसरा वाला। तीसरा, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी, ये कथन आपका सही है, और कब हुई थी स्थापना, 12 जुलाई 1982 को। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 में आई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 की है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2014 की नहीं 2019 की है, तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, 2 कथन दिए गए हैं, तो देखिए फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आपका 1973 का, 1989 का नहीं है, 1973 का है। ये विदेशी मुद्रा के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम को पारित किया गया था, तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा यदि देखें, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये सही है। फेरा के अंतर्गत अपनाए गए कठोर उपायों को परिवर्तित कर विदेशी मुद्रा तथा विदेशी प्रतिभूतियों में लेन देन को आसान बनाने हेतु यह नियम जो है पारित किया गया था, तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। देखिए, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पर D2D कॉमर्स का कोई प्रकार नहीं होता है, P2P होता है, पीयर टू पीयर। ई कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स होता है, तो यहाँ पे D2D नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। पहला, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है, सही है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं, ये दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1991 के तहत, 1991 के तहत। आगे बात करते हैं, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। तो ये जो है एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मंदी काल में सरकार की राजकोषीय नीति का कौन सा अंग अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है मंदी काल में। तो देखिए, करों में कमी करना सही है, करों में विस्तार करना सही नहीं होता है, क्योंकि मंदी काल में लोगों की व्यय की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कमी आने लगती है। मंदी काल में सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य लोगों की उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करना है, जिसके लिए सरकार करों में कमी करती है, उसमें विस्तार नहीं करेगी, तो बी वाला आपका सही है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना, ये मंदी काल में सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जाते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया, 26 नवंबर 1947 को। इसे पहले वित्त मंत्री शममुखन चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, तो पहला सही है और दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, यह एक अंतरिम बजट था, यह एक अंतरिम बजट था, पूर्ण बजट नहीं था, ये कथन भी सही है। आगे चलते हैं, चूंकि जो पहला बजट था पूर्ण रूप से गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था, तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन आपके पास हैं, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन जो है सत्य है, ये हमें बताना है। संसार में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की गई, ये कथन आपका सही है, 1948 में, 1948 में। दूसरा, भारत के बजट में भी जेंडर बजटिंग का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी सही है, ये भी आपका
कथन सही है, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। और भारत में इसको 2005 में प्रारंभ किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्य के परिणामों को आधार बनाकर, कार्य के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट को क्या कहते हैं? तो इसे निष्पादन बजट कहते हैं। ठीक है, निष्पादन बजट कहते हैं। निष्पादन बजट सर्वप्रथम हूपर आयोग की सिफारिश पर अमेरिका में 1951 1951 में शुरू हुआ था। भारत में इस प्रणाली को 1968 1968 में लाया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन जो है असत्य है। प्रत्यक्ष कर भारित व्यक्ति द्वारा ही देय होते हैं, जिस पर लगाया जाता है वही देता है, ये कथन सही है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर नहीं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो पहला सही दूसरा गलत, तो ए कौन सा सत्य है? तो बी, केवल दो। निम्न में से कौन सी मद सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है? राजस्व व्यय के अंतर्गत, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है। तो इसमें देखिए ब्याज भुगतान होता है, राज्यों को योजनाओं के लिए दी गई सहायता होती है, प्रतिरक्षा सेवाएं होती है, परंतु भूमि अधिग्रहण इसके तहत नहीं आता है। भूमि अधिग्रहण जो है वो पूंजीगत खर्च के तहत आता है। आगे बढ़ते हैं, सेवा कर की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो सेवा कर की शुरुआत जो है 1994-95 में राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का विश्व में क्रय शक्ति क्षमता में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। चीन का पहला, अमेरिका का दूसरा, भारत का तीसरा है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने कब तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए निवल शून्य प्रतिबद्धता की घोषणा की है? 2070 तक, 2070 तक है। ठीक है, 2050 तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील इन देशों का है। निम्न में से किस अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते हैं? निम्न में से किस अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते हैं? तो 464 दिन के लिए। देखिए, ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां, इन्हें वर्तमान में 3 अवधियों के रूप में 91 दिन के लिए, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है, 464 दिन के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, कम से कम कितने मूल्य से अधिक वस्तुओं या माल के ट्रांसपोर्ट के लिए ई पे बिल जारी किए जाते हैं? तो 50,000 से अधिक के। आगे बात करते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभाव में आया? FRBM, तो ये जो है इसे, एक सेकेंड, ये आपका 2003 में तैयार किया गया और जुलाई 2004 में प्रभाव में आया। तो सी ऑप्शन। चालू खाते के दृश्य व्यापार में शामिल होता है, तो इसमें क्या शामिल होता है? इसमें वस्तुओं का लेन देन। चालू खाते के दृश्य व्यापार में देखिए, भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात कीमतों में शामिल किया जाता है। दृश्य व्यापार में से अभिप्राय वस्तुओं के लेन देन से होता है, मतलब वस्तुओं का लेन देन, और अदृश्य में सेवाओं का लेन देन होता है, सेवाओं का आयात निर्यात। आगे बात करते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का संबंध किस संस्था से है? तो इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन WTO से है। आगे बात करते हैं, बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें आपका समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश शामिल, परंतु महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, ये जो 7 सप्त ऋषि के नाम पे 7 प्राथमिकताएं हैं, उनको एक बार सुन लीजिए। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश है, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हाल ही में बजट 2023 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव वृक्षारोपण से है, मैंग्रोव वृक्षारोपण से है। इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2023 में मोटे अनाजों को किस नाम से संबोधित किया गया? श्री अन्न नाम से। केंद्रीय बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत कब तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2047 तक, 2047। देखिए, 1947 में हमें आज़ादी मिली, 100 साल बाद, तो 2047, तो आप 1947 इसको रिलेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 में प्रचलन में आई, ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत में चलने वाला 1 रुपये का नोट परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। देखिए, भारत में चलने वाला
₹1 का नोट अपरिवर्तनशील, एक सेकेंड, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का उदाहरण है, परिवर्तनशील का नहीं है, अपरिवर्तनशील का है। तो यहाँ पे जो है आपका पहला कथन ही सही है, पहला कथन ही सही है, केवल ए ऑप्शन। और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा कागज पर छापा जाता है, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ₹1 से एक से ऊपर की सभी मुद्रा और सीमित वैध मुद्रा जो है वो परिवर्तनशील और आरबीआई द्वारा निर्गमित होती हैं। आगे चलते हैं। भारत की वर्तमान नोट निर्गमन व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से अपनाई जा रही है? तो इसे 1957 से अपनाई जा रही है। तो 1957 से आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखना होता है, जिसमें से कम करीब 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। आगे बात करते हैं। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम कितना प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाता है? तो कम से कम 40%। आगे चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई? तो फेरवानी समिति की संस्तुति पर, फेरवानी समिति की संस्तुति पर 1992 में 1992। और नरसिम्हन समिति की, तो नरसिम्हन समिति का गठन 1997 1997 किया गया, जिसे बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति भी कहा जाता है। इस समिति की सिफारिश पर तरलता समायोजन सुविधा LAF लागू किया गया। और जो बेसल मानक है, तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के संबंध में मानक निर्धारित कर किए गए हैं, जिन्हें बेसल मानक कहते हैं। और जो AD गोरवाला समिति है, ये इसने 1952 की संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना AD गोरवाला समिति की संस्तुति पर हुई थी। आगे बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क किस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ये कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य वाले वाणिज्यिक बैंकों में सुधार करने के लिए लाया गया है, जिसके तहत कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य वाले बैंकों को आरबीआई द्वारा निगरानी में रखा जाता है। वर्ष 2020 में घोषित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत कुल ऋण वितरण का लक्ष्य कितना है? तो ये जो है आपका 1 लाख करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़ का है। आगे बात करते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। अगला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल किसके अधीन कार्य करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कार्य करता है, उसकी निगरानी में। राष्ट्रीय निवेश कोष के संदर्भ में जिसमें विनिवेश की राशि भेजी जाती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, राष्ट्रीय निवेश कोष में संपत्ति का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है? नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो सही नहीं है। देखिए, NIF को कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंड जैसे UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाता है, ठीक है, ना कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा, ताकि कोष को कम किए बिना सरकार को स्थायी रिटर्न प्राप्त किया जा सके। तो पहला आपका सही नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित निधि में रखा जाना है? नहीं, ये भी गलत है। तीसरा, कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये सही है। और चौथा, वार्षिक आय का एक निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है, ये सही है। तीसरा और चौथा सही, इसलिए C ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय निवेश कोष यानी NIF का गठन भारत सरकार द्वारा नवंबर 2005 में किया गया था। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उससे प्राप्त आय को प्रणालीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया गया था। NIF का कोष स्थायी प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित नहीं है? तो देखिए, दंतवाला समिति, खुसरो समिति, केलकर समिति, ये जो है बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित, परंतु ताराकुंडे समिति जो है इसका संबंध चुनाव सुधार से है। दंतवाला समिति आपकी 1989 की है, केलकर समिति 1986 की है, खुसरो समिति 1989 की है। आगे बढ़ते हैं। बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है वर्ष 2000 में किया गया और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। देश में बीमा क्षेत्र का निजीकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया?
तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर मल्होत्रा समिति ने 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, ताकि बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश की जा सके। इस समिति की सिफारिश पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया। किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से गैस मूल्य निर्धारण पर पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की? तो ये सिफारिश जो की गई किरीट पारिक समिति के द्वारा की गई। देखिए, इस समिति के अनुसार 1 जनवरी 2026 से भारत में पारंपरिक क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से मुक्त और बाजार द्वारा मूल्य निर्धारण होना चाहिए। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया? तो एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड की वर्तमान राजधानी एम्स्टर्डम में। और यहाँ पर कब स्थापित किया गया? 1602 में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना या अधिवेशन का संबंध विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से नहीं है? तो व्हाइट प्लॉन कीन्स योजना, ब्रेटन वुड्स अधिवेशन, इन सभी का संबंध है, परंतु मनीला सम्मेलन का संबंध इससे नहीं है। मनीला सम्मेलन से एशियाई विकास बैंक 1966 में इसका गठन का रास्ता साफ हुआ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आगे बात करते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच अंतर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, देखिए, पहला जो है, विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास से दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सही है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, ये भी सही है। तो 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA पूरक संस्था है किसकी? तो ये IBRD की पूरक संस्था है। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि IBRD एवं IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को सामान्यतः विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है, जबकि विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, चौथा मीगा है, मीगा ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी, और 5वां है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिक्स देश में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए कनाडा नहीं है। देखिए पिक्स जो है PIGS, पिक्स एक अपमानजनक शब्द है जिसका उपयोग पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस और स्पेन के दक्षिणी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नामित करने के लिए किया गया है। 2009 से 2014 की यूरोपीय ऋण संकट के दौरान ये 5 यूरोपीय संघ के सदस्य कौन कौन से? पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस और स्पेन ये जो 5 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, राज्य अपने सरकारी ऋण को पुनर्वित्त करने या अति ऋणग्रस्त बैंकों को उबारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, बेगम शमरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मेरठ में है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।